बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ हैं, आईनी और कानूनी माहिर भी हैं। मौजूदा जो हमने देखा है इस वक़्त सूरत-ए-हाल है मुल्क में, कुछ अहम केसेज़ के बारे में भी बात करेंगे और इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बात करेंगे कि इस वक़्त क्या मामलात चल रहे हैं, क्या सूरत-ए-हाल बन रही है। अच्छा, पाशा साहब ये फ़रमाइएगा, अभी हमने देखा है केसेज़ जिस तरह से जेल में ही ट्रायल हुआ और एक के बाद एक केस, यानी हफ्ते में हमने 3 सज़ाएँ आती देखी हैं तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ। सर, क्या अमूमी तौर पर इस तरह होता है केसेज़ में, जेल ट्रायल में, कि सुबह से लेकर रात तक एक के बाद यानी तमाम केसेज़ में? क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये शायद 8 फरवरी का एक प्रेशर था कि उससे पहले-पहले ये सज़ाएँ सुनानी थी। क्या कोई ये अनोखी बात है, इस पर कोई कुछ सवाल उठ सकते हैं या ये नॉर्मल है प्रोसीजर? देखिए, जेल ट्रायल पहले भी हुए हैं। आपको ये याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो केस है वो भी जेल ट्रायल हुआ, लेकिन वो 3-4 बजे तक होता रहा। इसके अलावा और भी जो थे वो कोर्ट टाइमिंग तक होते हैं और कोर्ट टाइमिंग जब खत्म होती है तो फिर वो भी ये लग रहा था कि कोई उजलत है। और मैं तो ये समझता हूँ उसामा साहब के लोग बशीर अहमद साहब जज जो है उनको उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं सारा कुछ। मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ तो मैंने कुछ पीटीआई के दोस्तों से भी बात की और उनसे पूछा कि आप साफ साफ मुझे बताएं कि क्या बशीर अहमद साहब ने ये फैसला करके इमरान खान को फेवर दिया या उसके खिलाफ गए हैं। तो उन सब के मुंह से निकला फेवर की है। तो देखिए, ये चीजें भी अपनी जगह पे मौजूद है। आप सिर्फ एक एंगल ना देखें, दूसरा एंगल भी देखें। इतने सीनियर और सीजन किस्म के जज हैं जिन्होंने जिन्होंने कितने ट्रायल किए हैं, और ये दूसरा वजीर आजम जिसको सजा दिया, और इसके अलावा 4 और वज़राए आजम जो पाकिस्तान के साथ के केसेस इनके पास ज़ेरे समात है। कई केसेस में इन्होंने बरी भी की है, कई केसेस में सजा भी दी है। क्या किसी एक केस में भी 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बगैर जजमेंट अनाउंस की है? और जब इस तरह नहीं हुआ और ये स्पेसिफिकली इस केस में की गई है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसका उन्होंने अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज किया और इस तरीके से फैसला किया कि कल जब इस अपील की हेयरिंग एपलेट कोर्ट में होगी तो उसका बेनिफिट लामुहल्ला तौर पे चेयरमैन पीटीआई को मिलना है। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने वाली बात है। देखिए, जब आप किसी को डिफेंस के लिए, एविडेंस के लिए नहीं पूछते, वो डिफेंस एविडेंस देना चाहता है, वो रिकॉर्ड नहीं करते, तो आप मुल्जम का वो राइट जो कि आइन और कानून ने उसको दिया है वो आप नहीं देते, तो उसका बेनिफिट किसको जाएगा? मुल्जम को जाएगा। तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, आपका तो पाशा सवाल साहब क्या भी यही यही चीज़ शामिल कुरैशी के भी हक में जा सकती है साइफर वाले मामले में? वो भी कह रहे थे कि मैं तो अभी बात जी करनी थी, तो वो उठकर चले गए बिल्कुल, जज साहब। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों एक ही ट्रायल है ना जी, को अक्यूज्ड हैं, और दोनों के लिए ये है इतनी, उनके लिए भी इतना ही रिलीफ या इतनी ही सख्ती है जितनी इमरान खान साहब के लिए है। कोई फर्क नहीं है। हुँ। अच्छा, पाशा साहब, ये जो इद्दत वाले केस का मामला है, इससे तो सर हम सब हिलकर रह गए हैं बतौर माशरा भी, क्योंकि हम आम आदमी कानून को तो नहीं समझता। लेकिन पाकिस्तान की 76 साला तारीख में या आलम इस्लाम को अगर हम देखें, वहाँ भी कोई हमें मिसाल नहीं मिलती। 1400 साल यानी 14 सदियाँ गुज़र गई उससे ज़्यादा, कि ये एक मुसलमान असूल पीर कर्म अली शाह साहब जो हैं, वो और तक़ी उस्मानी, मुफ्ती तक़ी उस्मानी, उनकी भी ये जजमेंट आ चुकी है कि 39 दिन का मामला है, खातून की गवाही जो है वो मुकद्दम होगी ये इद्दत वाले मामले में। इसने तो सारा कुछ ही सर बदल के रख दिया कि दोनों तरफ से गवाही आई। ख़ावर मानिका साहब ने एक गवाही दी, एक बुशरा बीबी ने दी। ख़ावर मानिका साहब की मान ली गई कि वो कह रहे हैं नहीं जी, इद्दत इसकी पूरी हो चुकी है। खातून की नहीं हुई, सॉरी। तो खातून की नहीं मानी गई कि जी मेरी इद्दत पूरी हो गई थी। तो ये तो सर हमारा सारा ढांचा ही सोशल, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा ये जो निज़ाम था सारा निकाह का या तलाक का, या जिस तरह आप इससे पहले गुफ्तगू से पहले फरमा रहे थे बच्चों वाला मामला, ये तो सर सारा धड़ाम से गिर जाएगा। उसामा साहब, मैं आप यकीन करें कि ये फैसला आने से पहले इतने अरसे से ये केस चल रहा था, और किसी भी एंकर पर्सन ने मुझसे क्वेश्चन किया इद्दत में निकाह के हवाले से, तो मैंने नो कमेंट्स कह दिए। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि फैमिली लाइफ है और उस हवाले से मैं कोई कमेंट करूं।
अब चूंकि एक फैसला आ गया है तो आपने क्वेश्चन भी कर दिया, तो मुझे मजबूरन ये बात करनी पड़ रही है कि 92 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जिसका हवाला आप भी दे रहे थे वो अपनी जगह पे मौजूद है, जिसमें उन्होंने 38-39 डेज जो है वो स्पेसिफाई कर दिए थे। इवन अदरवाइज भी अगर विद इद्दत पीरियड के दौरान निकाह हुआ है तो वो इररेगुलर कंसिडर किया जाएगा, वो वाइड नहीं होगा, इरेगुलर है। एक गलती बहरहाल माननी पड़ेगी इन दोनों से, इस जोड़े से, जो उन्होंने गलती की कि जब इनको ये एहसास हुआ कि हमने इद्दत के दौरान निकाह किया है तो इद्दत गुजरने के बाद दोबारा निकाह करने की इनको जरूरत क्यों पेश आई, क्यों इन्होंने किया। यही चीज इनके अगेंस्ट जा रही है कि इट मींस के लेटर ऑन इनको पता चला कि हमसे गलती हो गई है, तो उसका इजाला करने के लिए उन्होंने एक दूसरा निकाह कर दिया। जो शायद डिटेल जजमेंट आए तो वो मेरा ख्याल है कि इसी पे ही ज्यादा एम्फेसिस होगा जज साहब का, जो उन्होंने ये जजमेंट दी है। बहरहाल आप देखें कि जो पाकिस्तानी कोर्ट्स हैं, जब किसी बच्चे की लिजिटिमेसी की बात होती है और उसका डीएनए टेस्ट कराने की बात जब होती है तो कोर्ट्स रिफ्यूज कर देती हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो बच्चा है इसका तो कोई कसूर नहीं है। अब एक बाप कहता है कि ये मेरी औलाद नहीं है और उसका वाहिद हल जो है वो डीएनए टेस्ट है, कोर्ट रिफ्यूज कर देती है सिर्फ इस वजह से कि इस सोसाइटी में जो रिश्तों का तकद्दस है वो बरकरार रहना चाहिए, और वो जो बच्चा है जिसने कल बड़ा होना है तो उसकी लेजिटिमेसी पे लोग उंगलियां उठाएंगे और वो सारी इस मुआशरे में वो सर उठा के नहीं जी पाएगा। तो ये इसमें एक एक मैं समझता हूँ कि एक हिकमत है, एक स्पिरिट है और उसमें एक रीजनिंग है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी लिजिटिमेट औलाद की बात होती है और डीएनए टेस्ट के लिए जाया जाता है तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स रिफ्यूज कर देती हैं। और जी। वजह वही है जो आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि ये सारा सिस्टम, सारा हम्म। फैमिली और खानदानी सिस्टम जो है ये क्लैप्स हो जाएगा। अच्छा, ये फरमाइएगा पाशा साहब के, एक तरफ इलेक्शन कमीशन को हम देखते हैं और कहते हैं जी बिल्कुल तैयार है, लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, लेकिन रावलपिंडी में तमाम जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी ने जलसे किए। आज तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत इसलिए नहीं दी जाती कि जी दफा 144 है। तो इस तरह वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नजर नहीं आती। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने लगते हैं, वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। उनके लिए इतनी मुश्किलात तो हर सतह पर हैं। फिर वो गिला करते हैं या शिकवा करते हैं तो कहते हैं जी ये तो हमारे पास तो ये कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई, ये कोई सबूत ही नहीं है, या वीडियोस एविडेंस तो देखे नहीं जा सकते। हाँ देखिए उसामा साहब, काश हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल इस चीज को कंसिडर करे। जब 2017-18 में पीपल्स पार्टी और नून को दीवार के साथ लगाया जा रहा था और उनके जलसे 2000 में भी आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी को खास तौर पे, तो किसी ने उनका हमायत नहीं की, साथ नहीं दिया, जो कि गलत बात है। और मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा इस एक्ट को कि एक रॉन्ग अगर कमिट हुआ है तो उसकी बुनियाद पे जो अगले जितने रॉन्ग हैं वो सारे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और जस्टिफाई है। गलत बात है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहरहाल आइन में बुनियादी जो बुनियादी असूल जो वजह कर दिए गए हैं, बुनियादी हकूक में जो आते हैं वो उसमें मौजूद है और मिलना चाहिए सबके लिए। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का तल्लक है, हमने आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की थी, बड़ा शोर मचा था। और इलेक्शन से हमने तकरीबन 1 महीना पहले हमने ये प्रेस रिलीज जारी की थी कि मौजूदा चीफ इलेक्शन के कमीशन की निगरानी में इलेक्शन इनको फारग करें। तो क्या हुआ कि पीटीआई साहब आगे थी और हमें मिलाया कि जी कि हम नून के कोई स्पोक्समैन हैं और हम इलेक्शन डिले करवाना चाहते हैं। ना हमारा कोई नून से तल्लक, ना हमारा कोई इससे वास्ता। हमने एक बीइंग पाकिस्तान बार काउंसिल, एक स्टैट्यूटरी हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी, और हमने देखा, ऑब्जर्व किया और उस पे हम अच्छा जेयूआई भी खिलाफ सारे, उन्होंने समझा कि शायद कोई इलेक्शन रुकवाने के लिए जा रहे हैं। सो हमने तब ये सोचा तो हम चुप कर गए, ठीक है। एक बात हमने जरूर की कि वक्त आएगा कि 8 फरवरी के बाद
ये सारी जमातें, जिन खास तौर पीटीआई और बाकी दो और जमातें, ये जरूर बैठ के शोर वेला कर रही होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे साथ ज्यादती की और धांधली की और ये ज्यादती की है। और उस वक्त कम अज कम एंकर पर्सन जरूर ये सवाल करेंगे कि जब पाकिस्तान बार काउंसिल ने वेल बिफोर टाइम आपको बता दिया था और एक पूरी कौम को बताया था, तो उस वक्त आप उनका साथ देने के बजाय उनके अगेंस्ट हो गए। तो बहरहाल ये एक लंबी बात है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आया लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो अपनी जगह पे एक तल्ख हकीकत है, उसको तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, हमने देखा है कि अब इस वक्त हमारा जो जुडिशियल सिस्टम चल रहा है, लोगों का इस पर एतबार कम होता चला जा रहा है। और अभी हमने देखा नेशनल का भी आईजी तीसरा कटौती इदारा है। तो ये कितनी खतरनाक बात है कि जहां भी जाते हैं तो ये सवाल उठता है कि जिस तरह से यानी कोई कहते हैं ना, हवा चलती है, किसी एक तरफ की है तो सारे फैसले हमें नजर आते हैं। आज एक तरफ के हैं, ये किसी भी तरह से हमें किसी भी अदालत से कोई उस तरह नजर नहीं आता कोई रिलीफ। अभी भी मैं मिसाल देता हूँ कि लोधरा से खबर है कि जी 2 लोग छोड़ गए, सियासत छोड़ गए, कोई और खड़ा होता है तो वो गिरफ्तार हो जाता है। तो ये आगे फिर अदालतें जो है वो उस तरह लोगों को रिलीफ नहीं फराहम कर पाती, या वो नहीं हो पाता। तो जब इलेक्शन इस तरह से हो जाएगा जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी तो लेजिटिमेसी फिर बड़ा सवाल रहेगा। अगर हुकूमत आ भी जाती है, नहीं किसी ने बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा जी अगर मैं जेन्युइनली भी जीत गया तो मुझसे तो यही कहा जाएगा कि जेन्युइन नहीं था, क्योंकि जो हालात क्रिएट कर दिए गए मुल्क में। तो ये हमारी अदालतें जो है, किस तरह से इन पे लोगों का ट्रस्ट बहाल हो सकेगा? हो सकता है बहुत ज्यादातर केसेस में ठीक हो रहे हो, लेकिन एक परसेप्शन तो बनता है, लोग देख रहे हैं कि जनाब वो एक तरफ से सारी छूट है, सारे केसेस जो है खत्म हो रहे हैं। मिसाल मैं एक दे देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ या जरदारी साहब हैं, यूसुफ गिलानी, वो तोशा खाना का केस गाड़ियों वाला, कहते जी वो ले नहीं सकते, वो पुराना चल रहा है। लेकिन यहां पर एक केस आता है, वो हार का मामला सारा, वो जनाब 24 घंटे में लपेट दिया जाता है। सर पाशा साहब। बिल्कुल, आपके सवाल के दो हिस्से, आपके सवाल के दो हिस्से हैं उसामा साहब। एक तो ये है कि जो डिस्ट्रस्ट शो का किया जा रहा है, डिस्ट्रस्ट के हवाले से अदालतों पे, वो अपनी जगह पे एक, ये भी एक तल्ख हकीकत है। मैं ये समझता हूँ कि जो केस फाइल है, कोर्ट्स को उसके अंदर रहना चाहिए। और जब कोर्ट्स रजीम चेंज होने के साथ कोर्ट्स के रवैये चेंज होते हैं, तो ये इसीलिए जो अदलिया का नंबर है वो 140th हो जाता है। तो ये चीजें कोर्ट्स को देखना चाहिए। वो वही जज हैं, वही मुल्जम है, वही प्रोसिक्यूटर्स हैं, और एक मौके पे देखा है कि वो उनको हिलने नहीं दे रहे। डे टू डे हेयरिंग हो रही है, उनको कोई रिलीफ नहीं दे रहे। वो अगर किसी वजह से उनका वकील नहीं आता तो अच्छा खासा उनसे तलखी होती है कि वकील को पेश करें, हम डेट नहीं देंगे। और डेट होती है तो बड़ा एहसान समझ के डेट होती है। और फिर एक वक्त आता है 2-3 साल के बाद, वही जज हैं, वही प्रोसिक्यूटर हैं, वही कोर्ट रूम है, तो उनको बढ़ बढ़ के रिलीफ दे रहे होते हैं कि ठीक है जी, ये भी हो गया, वो भी हो गया, प्रोसिक्यूटर भी। तो ये चीजें मैं पूरे सिस्टम को खराब कर रही हैं। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया। जुडिशरी के लिए हमने जंग लड़ी, इंडिपेंडेंस। जी 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 सर, आप मुकम्मल कर लें बात, सॉरी। जी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए एक तहरीक चली, और हमें हमें ऐसा वो रिजल्ट नहीं मिले जो उस तहरीक में हम चाहते थे। वो वक्ती तौर पे हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, चीफ जस्टिस साहब को बहाल कराने में कामयाब हुए, लेकिन आगे चल के जो तनज़ली का शिकार हुई, और वो आपके सामने है जो हालात है। बहुत बहुत शुक्रिया संजा पाशा साहब, सर आपने वक्त दिया, बड़ी इनायत आपकी सर, थैंक यू सो मच सर।